नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 3 दिन से लगातार पिछली रात तक पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त प्रयास हो रहे हैं भारत को उकसाने के। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़ाकू विमानों के जरिए हमारी जो सरहद है उसका उल्लंघन करके आसमान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। और आज तो हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान जानबूझ करके नेशनल इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयर स्पेस को खोले हुए है ताकि उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। यानी भारत जो है वो उसके एयर स्पेस में जाकर के पलटवार ना कर सके। और मैं भी चूंकि देर रात्रि तक जाग रहा था तो सुबह 3:30-4 बजे देख रहा था एयर स्पेस को। कराची से एक उड़ान इनकी शुरू हुई जो लाहौर में जाकर के लैंड हुई। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के सामने इस समय ऑप्शन क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं, तीनों सेना प्रमुख हैं और सीडीएस है, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी उनकी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। और आज तो जब हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ समय पहले जो तीनों सेनाओं के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाकर के पीएमओ में प्रधानमंत्री ने लंबी बातचीत की है। अलग अलग मंत्री इस समय अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित मीटिंग्स ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हम अभी भारत की तरफ से थोड़ा संयम देख रहे हैं, शांति देख रहे हैं, इसको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो ये तूफान से पहले की शांति है। एक खामोशी आमतौर पर तूफान से पहले पसरी हुई दिखाई देती है और उसके बाद जब तूफान आता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी भारत पाकिस्तान को तोल रहा है, उसका दम फुला रहा है, उसके पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको खत्म करवा रहा है। और जब उसकी सांस फूल जाएगी तो हो सकता है कि तब भारत अपनी तरफ से एक बड़ा एक्शन करे और ऐसा एक्शन करे ताकि वो अपने पैरों पर ठीक तरीके से खड़ा भी ना रह सके। वहाँ की लीडरशिप की बौखलाहट इस समय साफ साफ देखी जा रही है। वहाँ असेंबली का सेशन है, असेंबली में भी गालियां पड़ रही हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी, और सेना प्रमुख को तो वहाँ गालियां बहुत कम ही लोग देते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि उनको कई तरह के खतरे भी होते हैं। मेरे साथ आजकल जो 8:30 बजे मेरे साथ पैनल जुड़ता है और जो बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं दोनों, वीरेंद्र नाथ भट्ट और धीरेन्द्र पुंडीर, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आपने दिन में शो भी किया था धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल चैनल पर, तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। जो इस समय सिचुएशन है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत का बहुत संयमित व्यवहार है, जैसे घर के एक बड़े बुजुर्ग का, चूंकि वो बहुत अनुभवी होता है और उसने तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, तो किसी तरह की उच्छृंखलता तो कम से कम उसकी तरफ से अपेक्षित नहीं है। और वैसा ही व्यवहार भारत इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी रक्षा भी कर रहा है और उसको सबक भी सिखा रहा है।
देखिए, ये बहुत ही मतलब इंटरनेशनल उसमें भी बहुत कम इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं कि जब आपके खिलाफ एक तरह से वॉर हो चुका हो, शुरू कर दिया हो, पाकिस्तान ने ये कोशिश की है। लेकिन भारत को जैसे ये मालूम है, मैं आज सुबह जब कर रहा था तो उसमें यही मैं बात कर रहा था कि सुंजू ने अपनी आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि जब आपको अपने और दुश्मन दोनों के बारे में मालूम होता है, तब आप जो है वॉर में जीत की चिंता मत कीजिए। लेकिन जब आपको अपने बारे में मालूम होता है लेकिन दुश्मन के बारे में मालूम नहीं होता, तब जीत में भी हार का हल्का सा एहसास रहता है। और जब आपको दोनों के बारे में मालूम नहीं होता, तो आप निश्चित तौर पर हारते हैं। भारत जो है अपने बारे में और पाकिस्तान के बारे में, मुझे तो ये लग रहा है कि पीएम मोदी और ये पूरा हमारा जो सिस्टम है इस समय जो पूरी तरह इन प्लेस है, उनको ये मालूम है। वो ये जो मीटिंग चल रही है, आज भी अभी भी मीटिंग चल रही है, एनएसए के साथ है, तमाम लोगों के साथ है और रक्षा मंत्री भी हैं उसमें, तीनों सेना अध्यक्ष भी हैं। तो अगर उनको ये मालूम है कि हम ये करेंगे तो पाकिस्तान ये करेगा, अब मतलब उनको इतना मालूम है कि इसकी अगली चाल क्या होगी। वो पूरी दुनिया में, चूंकि देखिए एक बात हमको माननी होगी कि ये वाकई एक परमाणु युद्ध वो तो है, दोनों जिसके पास, दोनों देशों के पास परमाणु वॉर के उसके अस्त्र हैं। और कोई भी वॉर, अगर वो खैर परमाणु युद्ध तो नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन कोई भी वॉर की जिम्मेदारी ऑनर्स किस पर होगा, पूरी दुनिया इस पर नजर रखती है। और जब आप वॉर छेड़ने की जिम्मेदारी अगर आप पे आ जाती है तो दुनिया का रुख बदल जाता है। पाकिस्तान का कल का जो प्रयास है, जो उसने कुत्सित प्रयास किया है, मुझे लगता है कि कल के उस प्रयास के बाद दुनिया में शायद ही कोई ये कह पाएगा, भारत के हमले पर अब कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये पहल भारत की है। क्योंकि कल के बाद जितना संयम रखा गया, बल्कि आप सुन रहे थे सोफिया चौधरी जो बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले, कितना मतलब कितना क्लियर कट ये पूरी दुनिया को मैसेज है कि आप हमको देखो और हमारी शांति को देखो, हमारी सहन शक्ति को देखो, हमारे संयम को देखो। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अच्छे से पढ़ी हुई रश्मि रथी की किताब है उनको, कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकाल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं। भगवान कृष्ण जब लास्ट में बोलते हैं सब कुछ समझा के, तो मुझे लगता है कि हम इस बार इसी तरह से हैं कि समझा रहे हैं और वो मान नहीं रहा। हालांकि जनता की डिमांड अलग होती है, देखिए सीधा जनता तो फैसला चाहती है, वो चाहती है आर पार हो, वो कह रही है हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम आपके पीछे हैं, आप उस देश के टुकड़े कीजिए। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिनको इसको देखना है, जिन इस समय देश के प्रधानमंत्री जो भी जिस पोजीशन पे बैठते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए ये देश पूरा एक बच्चों की तरह है, एक फैमिली है जिसकी आने वाली जनरेशन्स की जिम्मेदारी उनकी है। तो मुझे लगता है वो फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच रहे हैं कि कितना बड़ा और कितना हो, क्योंकि ये भारत एक तरह से उसकी ताकत का पूरी दुनिया को मुजाहिरा दिखा चुका है कि उसके कोई भी मिसाइल अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई उस सिस्टम के अंदर। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि भाई वो जो जिन मिसाइलों का नाम उसका सेनाध्यक्ष ले रहा है या तमाम ले रहा है, वो अभी नहीं, किसी ने नहीं शुरू किए हैं। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी फेज है वॉर की, जो शुरुआती दौर होते हैं, वॉर में ऐसा बहुत बार आप देखेंगे छिटपुट से ही शुरू होता है, अलग अलग घटनाएं होती है, चाहे वो किसी भी तरह के वॉर में, एकदम बहुत रेयर वार होते हैं। तो वॉर में स्टेज पार करते हैं, पाकिस्तान अपनी उन तमाम स्टेज को पार कर चुका है। और मुझे लगता है कि इस समय जो मीटिंग है ये बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि हमको अब सरकार के हम फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने एक अपील भी की है तमाम हम लोगों से भी और सबसे, कि भाई आप अपने उसमें संयम रखिए। तो हम भी संयम रख रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि एक एक पाप का हिसाब होगा, क्योंकि भारत की तरफ छोड़ी गई एक भी मिसाइल को मुझे नहीं लगता कि इस समय जो मौजूदा नेतृत्व है वो कोई भुला देगा। हर एक चीज जब मैसेज दिया जा रहा है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का, तो फिर एक एक मिसाइल उसके सीने में वापस लगनी है। और आज भी बहुत संयमित थी सर ओकारा की, जो जहां परमाणु हथियार कहते हैं कि पाकिस्तान के हैं, या वो उसको कहा जाता है, मैं तो उसको ओकारा टाउन को इस तरह जानते हैं, जकीउर रहमान लखवी का इलाका है वो, वहीं से जकीउर रहमान लखवी जितना बड़ा शैतान निकला है। तो वहां भी उन्होंने जो भारतीय ड्रोन की बात की गई कि वहां अटैक हुआ, उस डिफेंस एरिया में अटैक हुआ, वो जो कामिकाजे ड्रोन है वो उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन
भारत ने यहाँ भी आज संयम रखा, सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से नागरिकों पर, धार्मिक स्थलों पर वो किया है, अटैक किया है। तो मुझे लगता है कि हमको इसको उसी तरह पे देखना चाहिए कि अब एक-एक उसके पाप का घड़ा वो गिनते जा रहे हैं, ताकि दुनिया में उस सभा में बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने किसी तरह से गुस्से में मारा है या किसी तरह से बदला लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यथोचित धर्मानुसार दंड दिया जाएगा। मुझे भी यही लगता है और पूरे देश को यही उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व बातें समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन जवाब अपने से जब सही समय होगा तब देगा। क्योंकि अभी इस वक्त भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्व जो डीजीपी रहे हैं वहाँ उसके जम्मू एंड कश्मीर के शिशपाल सिंह वैद्य, उनका एक अभी ट्वीट पर उन्होंने किया है कि किस तरह से वहाँ फिर अंधेरा है, बड़े धमाके की आवाज है। तो पाकिस्तान को वो ये दे रहे हैं कि तू अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कर, उसके बाद फिर मेरा जवाब देखना। मुझे ऐसा लग रहा है जी। बिल्कुल सही आपने टिप्पणी की है धीरेन जी। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की सेना का इतिहास हम सबको पता है। दे आर द मोस्ट बारबेरिक आर्मी। आज से नहीं, 1947 अक्टूबर में जब इन्होंने कश्मीर को इन्वेट किया था ट्राइबल्स के नाम पे, ट्राइबल ले आए थे ये खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को, उसमें उनके आर्मी के रेगुलर लोग थे। फिर हमने 71 में देखा जैसे इन्होंने 30 लाख लोगों की हत्या की, उसमें अधिकांश हिंदू थे, लाखों महिलाओं का रेप किया, बलात्कार किया, ये सब जो उन्होंने किया है। अभी हाल में 99 में में जब कारगिल पे पाकिस्तान सेना घुसी थी, उस समय इनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवान मारे गए थे। इन्होंने उनको अपना मानने से इनकार कर दिया था, और उन जवानों का बरियल भी भारतीय सेना ने, जो भी इस्लामी परंपरा है और जो रीति रिवाज है, सम्मान जैसा एक फॉरेन सोल्जर के साथ सम्मान के साथ उसका बरियल किया जाता है, पूरे रिवाजों के साथ, वैसे किया था। तो ये एक बारबेरिक आर्मी है, और ये बर्बर लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज के जो है फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में बताया गया कि कैसे जो है क्रिश्चियन चर्च के स्कूलों पे हमला किया गया, और 2 बच्चे, उनके पेरेंट बुरी तरह घायल हुए, सोलर पैनल पे अटैक किया गया, गुरुद्वारे पे अटैक किया गया। तो ये सब जो काम वो कर रहे हैं, वो केवल चाहते हैं कि जाति मजहब के नाम पे नए झगड़े पैदा हों। ये ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन एक बात जो मुझे अब की बात जो लग रही है चौंकाने वाली, कि 7 तारीख को को जो है भारतीय सेना ने इनके ऊपर मिसाइल दागी थी, 9 ठिकानों पर। ये 24 घंटे के अंदर ही प्रोपेगेंडा वॉर में उतर आए हैं। जबकि ये तो काम जो है, जब 2 हफ्ते की लड़ाई चल जाती है, और जिस पक्ष को लगता है कि वो कमजोर पड़ रहा है, तब वो आता है प्रोपेगेंडा में, झूठ के प्रचार में। ये तो 24 घंटे में ही ये आ गए। लेकिन पाकिस्तान को एक बात ये याद रखनी चाहिए, भारत में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसने 11 साल के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सिंदूर बचाओ तक वो आदमी पहुंच गया है। 11 साल में जो यात्रा मोदी ने कवर की है, वो अपने आप में कोई सामान्य यात्रा नहीं है। बेटी बचाओ से लेके सिंदूर बचाओ तक की यात्रा पे वो ले आए हैं। और नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, उनका कोई भी निर्णय नी जर्क रिएक्शन नहीं होता, जल्दबाजी में नहीं होता है। जो सरकार की भाषा है, सम्यक विचारों पर निर्णय होता है। तो भारत में ये चीज चल रही है। और अब तक जो है भारत ने पूरी क्षमता इनकी परख ली है, ये क्या क्या कर सकते हैं। ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस समय दिवालिया देश हो चुका है। आज मीटिंग हो गई होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो पाकिस्तान ने बेल आउट के लिए जो लोन का पैकेज मांगा है, $3 बिलियन का। और इस समय स्थिति ये है कि 3,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान का डेली खर्चा हो रहा है इस वॉर में, आर्मी का और एयरफोर्स का। तो पाकिस्तान की सेना को थकाना, पाकिस्तान सेना को ये मजबूर करना कि उसके पास जो रहा सहा जो एमुनेशन है वो एग्जॉस्ट हो जाए। अभी खबर आई है कि अभी उड़ी में फिर से जो है शेलिंग तेज हो गई है, अभी भी खबर आ रही है। तो वो कर लें। इन और सब में ड्रोन अटैक हुए हैं। हाँ, ड्रोन अटैक भी हुए हैं। तो ये जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन
भारत ने जो अब की बार करके दिखा दिया है 78 ईयर्स में, हालांकि 65 में भी लाल बहादुर शास्त्री के समय इच्छोगिल नहर को पार पार करके भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई थी। अब की बार भारत का जो पूरा अटैक का फोकस है वो पंजाब है, लाहौर है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, या ओकारा जो साहिवाल जिला पड़ता है, मुल्तान के करीब है। तो ये है। और जो पंजाब है वो पाकिस्तान का दिल है। और जो नई घटना पाकिस्तान में अब जो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इमरान खान का जेल से बाहर आना जो जनरल मुनीर हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनके लिए वो बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि मुनीर और इमरान खान की जो दुश्मनी है उसका हल अब नहीं हो सकता। दो में एक ही रहेगा। और जितना ज्यादा टॉर्चर मुनीर खान इमरान खान का कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया है। और तो अब तो पाकिस्तान का जो अंदर का जो जो संकट वहां पे वित्तीय संकट तो है ही, फौज के सामने संकट तो है ही, अब जो पॉलिटिकल संकट है वो उनका और गहराएगा ऐसे दौर में जब उनके पास कोई मैच्योर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं। जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इलेक्शन में सीधे निर्वाचित होकर तो इमरान खान आए थे। तो अब जो है पाकिस्तान का संकट गहराएगा और मेरा ख्याल है कि ये जो आने वाले बहुत से बहुत 72 घंटों में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और अभी तक फॉर्मली किसी भी देश ने युद्ध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कल किया और जो इस समय कर रहा है, मेरा ख्याल है अब जो है भारत के धैर्य का बांध भी टूट रहा है। और अब हमें और क्योंकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत का जो है काउंटर अटैक 7 मई को हो जाएगा, उसी तरीका का ही हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस बार भी होगा और भारत की ओर से जो है इसका माकूल जवाब देने की तैयारी है। जी। सही बात आपने कही है भट्ट साहब। पुंडिर जी, ये वहां का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है, संसद में खड़े होकर के कह रहा है कि उनके 5 तैयारे गिरा दिए, जिनमें से 3 हम्म। रफेल हैं। वहां का डिफेंस मिनिस्टर उनसे भी बड़ा झूठा है। जब वो कह रहा है स्काई कि न्यूज सोशल मीडिया पे उसका चल रहा है, उसका एविडेंस मौजूद है। वो तो इतना बड़ा जोकर है। तो जब हम्म। स्काई जी। न्यूज की एंकर ने उससे पूछा कि आपने किस बेस पर यह कहा है कि भारत के विमान गिराए गए हैं, कोई सबूत है क्या आपके पास? तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, वो सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा हम्म। था। हम्म। हम्म। मतलब कितना गैर जिम्मेदार डिफेंस मिनिस्टर है और कितना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, जिनके पास कोई इनपुट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और वो कह रहा है कि भारत के हमने विमान गिरा दिए हैं। ये तो इनकी हालत है। और भारत ने इनके विमान गिराए हैं, आज की ब्रीफिंग आप देखिए, उसका जिक्र तक नहीं किया है भारत ने। इतनी हम्म। मैच्योरिटी भारत के भीतर है और ब्रीफिंग में है। तो ये एक बड़ा अंतर है और पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है कि आप तो 3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर ही झूठ बोलने पर आमादा हो गए। अच्छा सर, आपने इनको प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहा है, इसके लिए वहां से धन्यवाद आएगा पाकिस्तान से कि आपने कम से कम इतना उनका वो माना है, क्योंकि वहां भी आपके दर्शक हैं। दरअसल वो इतने आपने इतना सम्मान दिया। हाँ, आपने इनका जो एहतजाज जो किया है उसके लिए आपको बहुत हाँ। ही बधाई मिलेगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ना इनको कोई रक्षा मंत्री मानता है, ना कोई इनको प्रधानमंत्री मानता है। ये सब लोग इस समय आसिम मुनीर के झाड़न है, जिन पे वो पैर झाड़ के आगे बढ़ता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि क्या इस समय देश के प्रधानमंत्री के पास या हमारे रक्षा मंत्री के पास इतना समय है कि वो दुनिया के किसी भी, इवन दो जिसके पास माइक नहीं है, आप, मैं सिर्फ उसको विजुअली समझा रहा हूं अपने दर्शकों को कि जिसके पास रिपोर्टर के माइक नहीं है, वो सिर्फ लेपल माइक से इंटरव्यू ले रहा है और वो उन सबको दे रहा है। वो दुनिया भर के तमाम टीवी चैनलों पे बैठ रहा है। मजाक बन रही है तो अलग बात है, लेकिन आप उसको ये थोड़ा सा रेशनली होके अगर हम सोचें कि उस आदमी के पास कितना टाइम है, वो या तो संसद में बोल रहा है, क्योंकि वो जो इजलास उन्होंने बुलाया हुआ है उसमें वो भी बोल रहा है कि अब हम जवाब देंगे बिलावल भुट्टो,
उसका भी आया है। अभी इसने कहा है कि अब साहब हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब अब तक वो छोड़ रहे थे, अब वो छोड़ेंगे नहीं। तो दरअसल ये लोग, चूंकि हर एक चेयर पे कोई नाम लिखा हुआ है, उस पे कोई एक आदमी चाहिए, इसीलिए ये लोग बैठे हैं। वरना लड़ाई की जो भी ये सारी प्लानिंग है, जो भी ये आप देख रहे हैं, ये आसिम मुनीर कर रहा है, चाहे आप उसको कुछ भी हैं, लेकिन आसिम मुनीर जगह जगह जाकर वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है उनके साथ बात करता हुआ उसका वीडियो है, उसके अलग अलग वीडियो हैं जिसमें वो कह रहा है कि तुमको कोई हरा नहीं सकता है, तुम अल्लाह के लोग, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो। और बाकायदा पूरी कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ता है, सामने मौलवी से कहता है कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूं ना, फिर वो करता है, वो लोग ताली बजाने लगते हैं। तो वो जानता है कि उसको क्या करना है। वो ये बता रहा है कि तुम्हें मरने के बाद भी ऊपर आखिरत में जाना है। वो जो बातें हम लोग कर रहे हैं, वो लोगों को, मैं कई बार ये मानता हूं कि शायद हमारे दर्शकों को भी ये लगता होगा कि इतना क्यों बोला जाता है इस पर, क्योंकि आपको ये बार बार सोचना पड़ेगा कि वो इसी पे है, उनकी आइडियोलॉजी यही है, इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्द ही आप ये देखेंगे कि अगर ये वार इंटेंस होता है और भारत अब कोई सरप्राइजिंग वो करता है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही राष्ट्रीय चैनल पर आप पाकिस्तान के, हम लोगों तक तो नहीं आएगा, लेकिन आप पाकिस्तान के चैनलों पे पूरी फुल बावर्दी आसिम मुनीर को, देश को इस्लाम के लिए लड़ने की अपील करते हुए देखेंगे, जो 2001-2 में कारगिल के वक्त परवेज मुशर्रफ ने की थी। पूरे देश के सामने पूरा मेडल लगा के, पूरी ड्रेस के साथ उसने कहा था कि ये फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम है, तो इसको बचाना है। लाइट कैसे सेम कम है, होगी आपको देखो लगता है जरा। आसिम मुनीर भी ये करेगा। और ये देश झूठ बोलने में, पूरा इंटरनेशनल समुदाय इनको जानता है, इनकी कोई छवि नहीं है। मैंने फिर बताया कि इनको जो सब लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, अगर हम ये देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या क्या कहा गया है, तो शायद ही किसी एक देश को इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा वो जो है, मतलब आप ये सोचिए कि द रियल एनिमी करके जो पूरा का पूरा एक किताब पूरी छापी थी कि कौन था बिहाइंड द एनिमी, ये सब उन इन सबको कहा गया कि ये लोग पैसे लेते रहे और पाकिस्तान के, मतलब अमेरिका से पैसे लेते रहे, तालिबान को तैयार करते रहे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनका, क्योंकि वो एक जो हम लोग तो यूट्यूब पर और उस सब पर अपने उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर अफवाह फैलाने के लिए वो बैठे हुए हैं। और असीम मुनीर के लिए बस वो इतना ही योगदान है उनका कि एक चेयर है जिस पर किसी एक आदमी को बैठना है। आप ये सोचिए, अभी तक वो दिख नहीं रहा, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग जो भी तैयारी है, जो जो भी हम लोग एक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान का, उसके पीछे वहीं के सेनाध्यक्ष और उसके साथ के लोग हैं। ये लोगों का मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इनको किसी मीटिंग में वो बुलाता भी है या नहीं, जिसमें इसीलिए इनके पास सूचनाएं नहीं होती। इस देश के प्रधानमंत्री के पास, अगर हिंदुस्तान में ऐसा है, कहीं भी इस समय कुछ भी हो रहा है, एक अगर कोई जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो उसमें गए हैं, जो बम स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, और उन लोगों ने जो एनालाइज किया है, उसकी भी इंफॉर्मेशन इस देश के प्रधानमंत्री के पास है। वहां उनके पास ये तक जानकारी नहीं है कि आपने जो तैयारे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 80 तैयारे आए थे। फिर आपने आज उनका इससे भी बड़ा बयान सुना कि हमने इसलिए आने दिया उनको ड्रोन्स को, ताकि वो, अगर हम लोग उन पर रिएक्शन करते तो उनको हमारे रडार का उनका पता चल जाता। ये हाँ, सारे लोकेशन दिन मिल जाता है। यस। लोकेशन, ये कल परसों से आप देख रहे हैं हमारे टीवी चैनल्स और हमारे यूट्यूब पर सब पर बताया जा रहा कि वो करते हैं। और उसपे तो वो बेचारे देख देख के हम लोगों के वीडियो, उससे अगले दिन का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। भट्ट साहब, ये आतंकवादी जो मारे गए, उनके जनाजे में मिलिट्री के अफसर शामिल होते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से पुष्प गुच्छ भेंट किया, वह चढ़ाया जाता है, जो सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी ये सब किया जाता है। क्या पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम तो आतंकी देश ही हैं, जिसको जो करना तो है कर लो? देखिए, एक बात पाकिस्तान के बारे में लोगों को बहुत बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट है। इसीलिए उसको जो जो लाहौर का सबसे बड़ा वेश्यालय है, इसे कहा जाता है ये हीरा मंडी स्टेट है। इसका कोई दीन ईमान, कोई मॉरल नहीं है। ये एक नकली देश है। ये अंग्रेजों ने और वेस्टर्न पावर्स ने 1947 में कांग्रेस के सक्रिय सहयोग से अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए इसको बनाया था। तो पाकिस्तान में एक नेशन स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट में
जहाँ संविधान लागू होता है, उसके एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएँ होती हैं और संस्थाओं का अपना एक अपना आत्मबल होता है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपना मोमेंटम होता है, एक कैरेक्टर होता है, उसके आधार पे वो चलती हैं। जैसे भारत में 47 से लेके आज तक कभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ कौन होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल कौन होंगे, कभी इसमें विवाद की खबर हमने आज तक नहीं सुनी कभी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेचर है, आर्मी है और अन्य संस्थाएँ हैं। सबके अपना एक कन्वेंशन और ट्रेडिशन के आधार पर उनका एक सेल्फ एक्वायर्ड मोमेंटम है, उसके आधार पे हमारा देश चलता है, जो कि किसी भी सब राष्ट्र को ऐसे ही चलना चाहिए। ये सारी बातें पाकिस्तान में हैं ही नहीं। अब आप बताइए कि ये आज तक कभी देखा है आपने कि पाकिस्तानी सेना का जनरल जाके जो है यूरोप में, अमेरिका में बात कर रहा है सीधे प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से? ये उनके यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं है। 1971 में जब वॉर हुआ था, तब ईस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी एक शिया मुसलमान था, जो कि लखनऊ का ही था, उसके परिवार वाले। और उसको पीओडब्ल्यू बनाया गया था, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था। उसको रखा गया था बरेली के जिला अस्पताल में, फिर जेल में। उसने अपनी किताब में लिखा है 71 की वॉर के समय इंदिरा गांधी भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी के एमपीज को, सोशलिस्ट पार्टीज के एमपीज को दुनिया भर की कैपिटल में भेज रही थी और वो जाकर इंडिया के केस को पूरे दुनिया के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान से जो लोग जा रहे थे यूरोप में और अन्य देशों में, वो सारे के सारे फौज के जनरल थे। और उन्होंने लिखा है रिजवी साहब ने कि जाहिर है कि हमारे देश की जो हमने अपना पक्ष रखा, उसकी दुनिया के सामने कोई क्रेडिबिलिटी और कोई उसकी साख नहीं थी, इंडिया की थी। तो पाकिस्तान एक अजीब किस्म का स्टेट है, जहाँ कभी आर्मी ऊपर हो जाती है, तो कभी बीच में पीएम कमजोर जो मजबूर हो जाता है। कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत आ गई, फिर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आर्मी के नीचे हो गई। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ कोई भारत में सिस्टम के तहत काम होता है, तो हमें मालूम है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसके ऊपर निर्णय कैसे होगा, ये तय है। इन लाइन्स पे काम होगा, इन लाइन पे डिसीजन होगा, इस लाइन पे इतने लोगों को कंसल्ट किया जाएगा, इतने लोगों को या ऑल पार्टी मीटिंग होगी, बिल पार्लियामेंट में आएगा, वो पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा, उसके बाद डिस्कस होगा, फिर आएगा। एक हमारे हर मुद्दे पे एक प्रोसीजर लेट डाउन है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, केवल वहां पे एक आर्मी है और वहां का आर्मी का जनरल आता है, हजारों करोड़ रुपए कमाता है और रिटायर होता है और देश के बाहर भाग जाता है। आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 जनरल ऐसे होंगे पाकिस्तान सेना के, जो यूरोप में, अमेरिका में या दुबई में रह रहे हैं। जनरल बाजवा तो फ्रांस में रह रहा है, जो उसके पहले जनरल था। इसके पहले कियानी साहब, वही बाहर रह रहा है। तो पाकिस्तान जो एक प्रॉक्सी स्टेट था, जो एक नौकर स्टेट था यूरोप और अमेरिका का, अब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है यूरोप और अमेरिका के लिए। आज वेस्ट को, अमेरिका को मुकाबला करना है चाइना से। चाइना का मुकाबला करने के लिए उसको चाहिए भारत का साथ। और ये हीरा मंडी स्टेट है, ये तो वेश्या स्टेट है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इनके जनरल ने क्या-क्या किया, कहाँ-कहाँ से पैसा कमाया। ये लोग जो है अल-कायदा से भी मिले हुए थे, अमेरिका से भी पैसा ले रहे थे और अल-कायदा को संरक्षण दे रहे थे और ओसामा बिन लादेन को अपने देश में शरण भी दिए हुए थे। ये तो बड़े अजीब किस्म का मामला है ना इनका। तो और ये बात तो पिछले 30 साल में बहुत बार आई है कि भारत अगर पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए कुछ करना भी चाहे, तो वहाँ बात किससे करे? प्रेसिडेंट से करे, प्राइम मिनिस्टर से करे कि या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से करे? क्योंकि वहाँ एक्चुअल पावर तो आर्मी के पास रहती है। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बस लेकर के लाहौर गए थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो है से उन्होंने बात की। नवाज़ शरीफ का उन्होंने कद बढ़ाया। नवाज़ शरीफ को उन्होंने एक नई लेजिटिमेसी प्रोवाइड की। लेकिन क्या हुआ? नवाज़ शरीफ को तख्ता-पलट हो गया। तो ये जो पाकिस्तान की समस्या है, तो अब जो है 78 इयर्स के बाद, अब ये अवसर आ गया है कि अब इस कैंसर का जड़ से इलाज किया जाए। कैंसर का कभी भी जो है मरहम पट्टी से, मलहम लगाने से इलाज नहीं होता। उसमें सर्जरी होती है, उसमें शल्य क्रिया होती है और जो कैंसरग्रस्त हिस्सा होता है उसको जड़ से काट के निकाला जाता है, यही कैंसर का इलाज होता है।
तो अब जो है बहुत लोगों को ये शंका थी कि 22 अप्रैल को जो है ये घटना पहलगाम में हो गई है, भारत में खाली बयानबाजी होगी या एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने हमारे अंदर जो ये भरा हुआ निराशावाद था, उसको जड़ से उखाड़ा है। और मैंने आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले भी कहा था, हमें ध्यान रखना चाहिए। यही बात मैं दोहराता हूँ, लेट अस हैव सम पेशेंस। और भारत सरकार अगर फॉर्मली औपचारिक रूप से अगर युद्ध की घोषणा नहीं कर रही है, तो केवल इसलिए नहीं कर रही है कि पाकिस्तान को कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ना मिल जाए। पूरे दुनिया में उसको केवल 2 ही जगह से समर्थन मिल रहा है। खुले तौर पर समर्थन मिला है टर्की का, और बाकी सऊदी अरब का भी जो जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, वो दिल्ली भी आया था और यहाँ से वो इस्लामाबाद भी गया है। बाकी चाइना से उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, केवल उसको जो है मॉरल सपोर्ट मिल रहा है और शायद मिल जाए थोड़ा वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, या जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग है, जहाँ भारत की मांग है कि इसको फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए, तो शायद चाइना और टर्की इसको बचा दें पाकिस्तान को। तो अब जो है जो लड़ाई अब जिस मुकाम पे आ गई है, इस पे पीछे हटने का या कोई रियायत देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता अब तो। जी। सही। धीरेन जी, इस समय जो खबरें आ रही हैं, फिरोजपुर में मिसाइल दागी है पाकिस्तान ने, पोखरन में, जम्मू में, सांबा में, पठानकोट में ड्रोन का अटैक किया है और भारत ने इन सब को नाकाम कर दिया है। यानी हवा में ही इनके जितने भी ड्रोन थे या मिसाइल थी, उनको उड़ा दिया है। और ये काम पिछले करीब करीब 3 दिन से तो हम देख ही रहे हैं। जी, जी, जी। जो जम्मू कश्मीर के उड़ी है, तंगधार है, केरन है, मेंढर है, नौगाम है, आरएसपुरा है, अरनिया है, पुंछ है, वहाँ भी फायरिंग शुरू हुई है एलओसी पर, और जो नीचे आईबी है वहाँ पर भी हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। मेरा आपसे ये जानना है साहब कि मीटिंग्स तो लगातार हो रही हैं भारत की तरफ से, पूर्व सेना प्रमुखों को बुला करके भी बात करना प्रधानमंत्री का, क्योंकि इनमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने कारगिल भी देखा है। कारगिल के समय शायद मलिक साहब सेना अध्यक्ष थे, और इससे पहले भी जो युद्ध लड़े गए हैं भारत की तरफ से और जो जीते भी गए हैं, 62 को छोड़ दें, उस समय के तो शायद सेना प्रमुख अब होंगे नहीं, पर 65 है, 71 है, कारगिल है, ये सब हैं। उनके पास अनुभवों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो मीटिंग्स हैं, आपको लगता है कि जब भारत को लगेगा कि बस बहुत हो गया, उसके बाद ये शांति भंग होगी और फिर जो तूफान आएगा उसको पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तमाम लोगों की तरह हमारे जितने लोग हैं, जिनका मेरा विचार से कि भाई जितनी सूचनाएं इस समय सरकार के पास होंगी, तो इतनी किसी के पास तो हम लोगों में या किसी के पास भी नहीं होंगी, जो जो चेन ऑफ कमांड है उससे बाहर है। सरकार यकीनन एक-एक चीज को, मैं बार-बार इतना मेरा ये जो समझ कहती है कि सरकार एक-एक चीज का जवाब देने के लिए तो कटिबद्ध है। अब वो एक फैसला लेना चाहती है, लेकिन उसका समय वो क्योंकि ये सीधे तौर पे एक्ट ऑफ वॉर है ना। आपके यस। डिफेंस पे सीधा इसको इसको पूरी दुनिया में इसके लिए कोई गणित, कोई व्याकरण, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधा आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक की संभावना ही बहुत बड़ी युद्ध की घोषणा का कारण बन जाती है। तो आपके यहाँ आके कर रहा, नहीं पहुंच पा रहा, अलग बात है ना, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी बार इजराइल के आयरन डोम पर अटैक होते हैं, वो पलट के अटैक करता है, जहां जहां से आते हैं वहां पहुंचता है। तो आज भी मैं देख रहा था कि थोड़ा इवेसिव थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ये बताने में कि हमने क्या किया है। उन्होंने ये तो कहा है कि जो समुचित जवाब दिया, सुबह का जिक्र किया कि आज सुबह के, लेकिन कल का क्या किया वो नहीं बताया। लेकिन आज अभी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है
उसमें पीएम ने फिर बाद में एनएसए से अलग से मुलाकात की, सबके साथ मुलाकात की, फिर मुलाकात की। और एनएसए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर कोई भी इस समय उनके आसपास होगा। मुझे लगता है कि वो इतना लंबा ऑपरेशनल इंचार्ज रहना, वहां ऑपरेशन को अंजाम देना, फिर पंजाब की मिलिटेंसी के दौरान उसको कवर करना, तो एक ऐसा अपनी अपनी पहचान छुपा करके अजीत डोभाल पाकिस्तान में लंबे समय तक रह चुके लंबे हैं। समय तक रहे। कोई मैं कह रहा 6 हूँ कि साल रहे, 6 साल रहे। हाँ, तो राजौरी में भी जैसे अभी ड्रोन मार गिराया, तमाम जगह पर अलग अलग जगह ड्रोन मारे गिराए जा रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंट है उसका भी ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगता है कि ये एक किसी एक पॉइंट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना तो अब जो एक ये बहुत बड़ी चीज चल रही थी कल से कि पाकिस्तान को जो है एक फेस सेविंग का मौका दे दिया गया। ये भी आप देख रहे होंगे हर जगह यूट्यूब पर, उस पर मतलब ट्विटर पर, मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को एक फेस सेविंग दे दिया, चलो असीम मुनीर और वो है, क्योंकि भारत का जो एजेंडा था, भारत का एक मेन एजेंडा था कि आप मुरीद के और बहावलपुर को नष्ट करें, जो एक परसेप्शन बना था उसको तोड़ें, दूसरा आप मेन लैंड को उनके जो है वहां अटैक कर सकते हैं। ये बेसिक एक लाइन थी कि ये पूरी हो गई, और उसके बाद एक फेस सेविंग के तौर पे एक राष्ट्र को, क्योंकि ये बड़ी चीज दिन भर में मैं जब कई लोगों से बात कर रहा था तो उनका कंसर्न ये था कि अगर आप अलग तोड़ते हैं तो याद कीजिए कबायली आप कहाँ से आए थे, बलूचिस्तान और उस तमाम जगह से आए थे जो 47-48 में। ये कोई बहुत अच्छे लोग ऐसा नहीं है कि वो इनके दबाव के नारे, वो इस समय चूंकि उनका इनके साथ लड़ाई है इसलिए वो आपके साथ दिख रहे हैं या आपका, वरना वो भी ऐसे ही हैं, आपको अंतर करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों पर फाइनल डिसीजन लेना बहुत बड़ा वो है, क्योंकि वो अभी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप पाकिस्तान की पूरी ताकत भी, तो जैसे कई बार क्या लगता होगा ना, मैं बार बार कहता हूं कि सांप से खेलना जो है, जो जो आदमी सांप से खेलना नहीं जानता वो सांप को देखते ही डर जाता है, लेकिन जिसको सांप से खेलना आता है वो तो बड़े आराम से एक स्टिक लेता है, एक वो लेता है और आराम से उसको, वो सांप तो उसको नाचता है, ऐसे ऐसे करता है, उसको लगता है फुफकार छोड़ते हुए कि ये मुझसे डर रहा है, वो आराम से पीछे से उसका फन पकड़ लेता है। तो पाकिस्तान का फन पकड़ने का हुनर मुझे लगता है कि पीएम मोदी को मालूम है, हमारे पास जो सिस्टम है उसको मालूम है, और इस बार वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो, मैंने क्या कहा कि वो ये जानते हैं कि हम ये चाल चलेंगे पाकिस्तान ये मोहरा आगे बढ़ाएगा, और वो उसको वहां ला रहे हैं जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान के पास 4 दिन तक लड़ने का, ये माना जा रहा था कि उसके पास जो 4 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन, 7 दिन तक वो पैसे का इस्तेमाल कर पाएगा जो अलग अलग जगह से मांग रहा है वो। तो अगर आप ये एम्यूनिशंस लगातार बर्बाद हो रहा है, चूंकि इसलिए हम कह पा रहे हैं ये क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप उनको नुकसान कर रहे हैं, आप उनको एक एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनकी सेना का अंदर से जो तनाव एक लेवल होता है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि आखिर कब होगा कब होगा कब, तो वो आप दे रहे हैं, और ये एक स्ट्रेटजी मानी जा सकती है। मैं इसमें भारत सरकार को इसलिए वो दूंगा क्योंकि भारत का नुकसान करने में वो कतई सक्सेस नहीं हो पा रहा। उसके ड्रोन गिर रहे हैं, उसको लग रहा होगा कि जब आप उसके ड्रोन तक गिरा दे रहे हैं, आप उसकी मिसाइल गिरा दे रहे हैं, तो इससे आपका इंस्टॉलेशन का पता लगा के उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सब मोबाइल है, S-400 भी मोबाइल है, आकाश भी मोबाइल है, आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं, मतलब उसका कोई उसको फायदा नहीं होगा अगर हम ये भी माने। तो मुझे लगता है कि सरकार अब कुछ फैसला लेने वाली होगी, वो कुछ जगह पर रुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे ही आपने अटैक किया था पंजाब पर, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आप पंजाब पर अटैक कर चुके तो इसके बाद आपके पास कोई भी सीमा नहीं है, आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड बचा नहीं जिसको आपको पार करना है। तो हमको सिर्फ ये इंतजार करना है कि कब सरकार को राइट टाइम लगता है। मुझे लगता है अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको चेकआउट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि देखिए एक सबसे शानदार जनरल वही होता है जिसके सैनिकों का खून न बहे और जीत उसके कदम चूमने लगे। तो मुझे लगता है कि उस चीज का इंतजार भारत कर रहा है कि कब उसको, वो कोई चीज जरूर कैसा कर रहा है, मैं उसका कोई उस पर वो नहीं करना चाहता, कयास नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान हमेशा के लिए पंगु हो और उसके बाद उसके पास इतना उछलने का समय ना हो। जी। मुझे लगता धीरेन्द्र जी, है एक बात कि और भी है, एक ये 7 मई को जो फैसला हो चुका है पंजाब पे हमला करने का, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा फैसला था। जी,
जी, वो सबसे बड़ा फैसला वो था अपने अभी आप तक में के। बहुत बड़ा फैसला था। जी। एक एक मैसेज लगातार आ रहा है, मुझे लगता है कि धीरेन जी के जवाब से, टिप्पणी से उनको जवाब तो मिल गया होगा। इनका मैं ट्वीट दिखा, वो मैसेज दिखा देता हूँ। ये प्रीत चड्ढा हैं, ये कह रही हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दीज पीएम मीटिंग्स विद आर्मी अचीव। इनका एक और मैसेज है, यही वेरी मैसेज है। स्ट्रेंज क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेंज क्वेश्शन। और I ये do not ये understand what all those PM meeting are doing. The enemy is shelling, and we are just in defense mode. No, madam, I beg to disagree with you. ये कोई कबड्डी का मतलब खेल नहीं है। लोग वही लोग वही दरअसल संयम लोग ये संयम बरतने को तैयार नहीं है। अरे नहीं, मैं Please have प्रधानमंत्री patience. मानता हूँ मीटिंग्स में क्योंकि मीटिंग देखिए उनको देखो उनको जो है ना, दरअसल हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश की जनता पूरी तरह से साथ खड़ी है। प्रीत भी मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा वो हैं देशभक्त हैं, अगर उनको मौका देंगे तो वो सबसे पहले पहुँचेंगी, ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही उनको बात है। उनको थोड़ा धैर्य रखना आना चाहिए क्योंकि जो लड़ाई है वो जनरल लड़ते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो चाइना की थोड़े से लिटरेचर को पढ़ें, प्रीत जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चाइना का जो किंग्स वॉर है आप उसको पढ़िएगा। उसमें जो लास्ट में जीता वो है जो बहुत लंबे समय तक जिसको इतना धैर्य रहता है, जहाँ तक कि उसकी सेना के लोग विरोध करने लगते हैं कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे, आप हमला क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है जरा होने दो। वो बाकायदा तीरों को, ये उसको पता है कि जो सामने वाला जनरल है उसके पास कितने लाख तीर हैं, तो वो बाकायदा उसके तीरों को काउंट करता है जब वो आके गिरते हैं। मतलब आप ये सोचिए, और जब उसको कहता है कि अब वो हमारे बराबर आ गए, हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये कहता है कि अब उन पर अटैक करने का सही समय आया। तो प्रीत जी मैं ये कहूंगा कि आपको हम लोगों के लिए खेल नहीं है। हमारे एक भी सैनिक की अगर जान जाती है सिर्फ किसी बात की बहादुरी को दिखाने के लिए, तो वो सीना हम लोगों का चूर होता है। मुझे लगता है कि हमको अभी प्रधानमंत्री पर इसलिए यकीन नहीं खोना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा बेहतर वो करते हैं। कोई नहीं और सोच रहा उनके था। पास, वो तो मीटिंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास तमाम इंफॉर्मेशंस हैं। वो तमाम उन इनपुट्स सब हैं उनके की, पास, यस। हाँ, यस, तभी वो मीटिंग्स कर रहे हैं और एक फुल प्रूफ एक योजना बना रहे हैं। अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बलूचिस्तान में। जी। बलूचिस्तान में आज आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि भारत हमें दिल्ली में अपना दूतावास खोलने की इजाज़त दे, और यूएन से भी कहा गया है कि वो हमारे देश को मान्यता दे। मैं इसको, खबर को शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन पर लेकर के। ये वो खबर है, दिल्ली में खुले बलूचिस्तान का दूतावास, यूएन दे देश को मान्यता, जंग के बीच आजादी का दावा। और इसमें जो खबर आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मध्य प्रसिद्ध बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी। मीर यार बलूच को बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्टों के जरिए ये घोषणा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया। ये एज सच कोई वैसा मैं बड़ा डेवलपमेंट नहीं मानता, क्योंकि ये एक लेखक की तरफ से इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उनको वहाँ कितनी मान्यता है और क्या वो बड़े ग्रुप का जो वहाँ आंदोलन छेड़े हुए हैं या एक्शन में है उनका पूरा समर्थन हासिल है, और क्या कोई इस तरह का रेजुलेशन वहाँ पास हुआ है जिसके आधार पर ये यूएन और भारत को कहा गया है। इस पर एक एक टिप्पणी जरूर आप दोनों की चाहूंगा। तो लेकिन चौधरी साहब, कराची क्वेटा हाईवे 1 हफ्ते से बंद है और वहां पे भारत का राष्ट्रगान भी गाया जा रहा है, तिरंगा तक फहराया गया है। और जो एक महिला है जो जो वहां की एग्जैक्ट की पीएम है, वो नायला लगातार, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो नायला बलूच। लगातार इस मामले में, हाँ जी, वो लगातार बोल रही हैं
तो मेरा ख्याल है कि जो अभी प्रश्न आया था कि भारत में किस बात की प्रतीक्षा हो रही है, शायद उसका कहीं न कहीं कोई संबंध बलूचिस्तान से भी है। मानना है कि भारत तमाम विकल्पों पर यकीनन गौर कर रहा होगा, इन सब चीज़ों को भी देख रहा होगा जब उनके पास इतनी ताकत दिखेगी, क्योंकि भारत ने सही समय पर, अगर आपने देखा होगा जब भारत में आने लगे थे वो पूरे बंगाल के शरणार्थी, पूरी पाकिस्तान उस समय हुआ करता था। भारत ने राइट समय पर उनको, लास्ट तक आपने देखे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सही समय पर उनको ये वो दी थी पूरा, तब तक मान्यता देने के लिए और वो देने के लिए इंतजार किया था। ताजुद्दीन जो शेख मुजीब के सहयोगी थे, उसने बहुत कोशिश की थी कि भारत तुरंत दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वो उचित समय का इंतजार किया था। भारत के लिए ये खबर अच्छी है क्योंकि वहाँ ये सब अब चीजें पाकिस्तान में जरूर दिख रही होंगी और मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम तो है, तो इस तरह की चीज़ों का स्वागत करना चाहिए। अभी देना या नहीं देना है तो सरकार के पास है, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा डिटेल है, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है जो स्वागत करना चाहिए। धीरेन जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने नमस्कार। के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आखिर में अपने दर्शकों से फिर से निवेदन करूं, धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और उस पर जो ताज़ा इस समय हालात हैं उन पर वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी और दर्शकों का भी। धन्यवाद तमाम दर्शकों को।